दोस्तों, पैसे से पैसा कैसा कमाया जाए, इसके 4 बेहतरीन तरीके आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं, जिसे कि अपनी फील्ड के दिग्गजों ने बताया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। दोस्तों, जरा सोचिए, एक कपड़े की शॉप है जो कि बिल्कुल भी नहीं चलती और उस एरिया के लोग उस शॉप से बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करते हैं, कोई भी कपड़े नहीं खरीदते हैं, उस शॉप पे कोई कस्टमर नहीं है, जिससे कि उस दुकान का मालिक उस दुकान से कुछ भी नहीं कमा पा रहा है, जिसके कारण वह डिप्रेशन में आ गया है और फ्रस्ट्रेट होकर वह अब दुकान को बेचना चाहता है, लेकिन उस दुकान को कोई भी खरीदना नहीं चाहता है। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या आप इस दुकान को खरीदना चाहोगे जो कि फ्लॉप हो चुकी है, जिसमें कोई कस्टमर बेस नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह आता है कि आपको इस दुकान का प्राइस तो पता ही नहीं है। इस दुकान के अंदर लेटेस्ट मॉडल के कपड़े रखे हुए हैं जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है और उसके अलावा अदर फर्नीचर्स भी हैं। लेकिन क्योंकि दुकान का मालिक फ्रस्ट्रेट हो चुका है तो वह सारी दुकान को 7 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं। तो अब अगर यदि मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप इस दुकान को खरीदना चाहोगे, अगर आप समझदार होगे तो आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि 7 लाख रुपए देकर हमें 10 लाख रुपए का सामान मिलता है। दोस्तों, यदि आप इस दुकान को खरीदते हैं तो आप बेंजामिन ग्राहम, जिनको कि वॉरेन बफेट अपना गुरु भी मानते हैं, उनके एक तरीके को मास्टर कर लिया है जिसका नाम है नेट मेथड, और वॉरेन बफेट इस मेथड को सिगार बट मेथड कहते हैं। तो अब हम सोचेंगे कि दुकानदार बेवकूफ़ थोड़ी ना है जो कि ऐसी डील करेगा जो 10 लाख का सामान 7 लाख में बेच देगा। तो जी हाँ, आप काफ़ी हद तक सही है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां पब्लिकली लिस्टेड होती हैं, यदि वह अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती हैं, अच्छी सेल रिजल्ट नहीं दे पाती हैं और ग्रोथ नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कैश फ्लो होता है, बट उनके रिजल्ट के कारण, उनकी सेल्स ग्रोथ ना बढ़ने के कारण उनके प्राइस धीरे धीरे कम होते जाते हैं, तब उस कंपनी के इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर को बेचने लग जाते हैं और आम पब्लिक उस कंपनी के शेयर को खरीद लेती है। क्योंकि ऐसी केस में यह होता है कि यदि आप सस्ते दाम में कंपनी के शेयर खरीदते भी हो और कंपनी अगर बंद भी हो जाती है तो उसके पास इतना कैश फ्लो, इतना सामान होता है कि उसको बेचने के बाद भी आपका शेयर प्राइस आपके बाइंग प्राइस से ऊपर ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, इंडिया के अंदर कई बार ये स्ट्रेटेजी फेल भी हो चुकी है, जैसे कि हम एग्जांपल में सत्यम कंप्यूटर्स को ले सकते हैं। सत्यम कंप्यूटर के केस में एक टाइम ऐसा आ गया था कि कंपनी में पड़ा हुआ कैश उसकी शेयर प्राइस से ज़्यादा था, मतलब कि उसका शेयर प्राइस कंपनी के प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत सस्ता मिल रहा था। यदि हम उस अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते और उस कंपनी के शेयर सस्ते दाम में खरीद लेते तो हमारा पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो जाता, क्योंकि सत्यम कंप्यूटर्स की बैलेंस शीट में दिखाया गया सारा का सारा कैश फ्लो फेक था, जिसके कारण ये बहुत बड़ा स्कैम भी निकला। लेकिन दोस्तों, वॉरेन बफेट ने इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके बहुत सारा पैसा कमाया। बेंजामिन ग्राहम का यह मानना था कि किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी आम व्यक्ति द्वारा कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है और किस तरीके से ग्रोथ कर पाएगी ये पता लगाना मुश्किल है। इसलिए कंपनी के प्रेजेंट और पास्ट डाटा को देखकर ही हम कंपनी को खरीद सकते हैं या उसके शेयर प्राइस को खरीद सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम के मुताबिक हमें कंपनी के पास्ट और प्रेजेंट डाटा को एनालाइज करके ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये हो गया पहला तरीका पैसे से पैसा कमाने का, जिसमें कि आपको कंपनी का एनालिसिस करना है, उसके पास्ट और प्रेजेंट का, और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे मेथड पर, जो कि है चार्ली मंगर का। चार्ली मंगर वॉरेन बफेट से मिले और उन्होंने कहा कि बेंजामिन ग्राहम का जो इन्वेस्टमेंट तरीका है वह बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हमें उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि ग्रो कर रही हैं, भले ही उनके शेयर प्राइस नॉर्मल एवरेज प्राइस पर क्यों ना मिल रहे हों, क्योंकि एक अच्छी कंपनी जिसका कि बिजनेस मॉडल अच्छा है वह अपने प्रॉफिट को हर साल इंक्रीज़ करती रहेगी, जिसके कारण उसके शेयर प्राइस भी हर साल इंक्रीज़ होते रहेंगे और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा और कंपाउंडिंग की मदद से इन कंपनीज़ में की गई इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा फ़ायदा देकर जाएगी। वॉरेन बफेट ने चार्ली मंगर के कहने पर अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी चेंज कर दी और उन्होंने चार्ली मंगर की स्ट्रेटजी से भी बहुत सारा पैसा कमाया। वॉरेन बफेट ने यह बात बोली थी, इट्स फार बेटर टू बाय ए वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। जिसका मतलब है कि एवरेज कंपनियों को सस्ते प्राइस से खरीदने से अच्छा है कि हम एक अच्छी कंपनी को ठीक ठीक प्राइस में खरीद लें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वॉरेन बफेट ने कोका कोला और बैंक ऑफ अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया और आज की डेट में वॉरेन बफेट के पास इन कंपनियों के $19 बिलियन के स्टॉक मौजूद हैं। इंडिया की बात करें तो HDFC बैंक और इंफोसिस जैसी कंपनियों में जिन लोगों ने सही टाइम पर इन्वेस्ट कर दिया था, आज वह करोड़पति बन चुके हैं। दोस्तों, ये था हमारा दूसरा मेथड, पैसों से पैसा कमाना, जो कि हमारे चार्ली मंगर जी का था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे मेथड की ओर, जो है कि पीटर लिंच का मेथड। उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के मेथड को अपनी 3 मोस्ट फेमस बिजनेस बुक में बताया है। जो बुक्स हैं, सबसे पहली बुक है लर्न टू अर्न, सेकेंड बुक है वन अपॉन ऑन वॉल स्ट्रीट और तीसरी बुक है बीटिंग द स्ट्रीट। ये तीनों बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत से लोगों ने इस बुक को पढ़कर इसकी स्ट्रेटजी को अपनाकर बहुत सारा पैसा कमाया है। उन बहुत से लोगों में इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले मिस्टर राकेश झुनझुनवाला भी शामिल है। उन्होंने भी इन बुक्स को पढ़कर और पीटर लिंच की फ़िलॉसफी को अपनाकर बहुत सारा पैसा बनाया है स्टॉक मार्केट से।
पीटर लिंच के फेमस होने का मेन रीज़न यही था कि उन्होंने परसेंटेज के टर्म में वॉरेन बफेट से भी ज़्यादा पैसा कमाया था। उन्हें एक टाइम पर वॉरेन बफेट को भी बीट कर दिया था। पीटर लिंच की एक फिलॉसफी है कि किसी भी कंपनी के सिर्फ बेसिक नंबर देख लो कि कंपनी के पास कितना उधार है, कंपनी के पास कितना कैश फ्लो है, ताकि वह फ्यूचर में उधार को चुका सके। ये चीज़ें करने के बाद वो बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंपनी की स्टोरी में देना चाहिए, यानी कि कंपनी एक्चुअल में ग्रो कैसे करेगी, आने वाले 5 से 6 साल में कंपनी का ग्रोथिंग रेट क्या होगा और उसका प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट होगा, आने वाले समय में कंपनी का कस्टमर बेस कैसे बढ़ेगा, कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन है। इन सब बातों को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए एक स्टोरी के रूप में। फॉर एग्जांपल, उन्होंने स्टॉप एंड शॉप नाम की कंपनी में इन्वेस्ट किया था। उन्हें पता था कि यह कंपनी ग्रो हो रही है, लोगों को इस कंपनी के प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं और हर साल यह नए नए लोकेशन पर अपने स्टोर्स खोल रही है और हर लोकेशन पर इसके ब्रांड काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। और ऐसी ही स्टोरी और एनालिसिस बिल्ड करके वह उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते थे और क्वार्टरली रिजल्ट को चेक करते रहते थे कि उनके द्वारा किया गया एनालिसिस और कंपनी की स्टोरी सही रास्ते पर चल रही है या नहीं। यदि ऐसा होता था तो वह और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे और अगर नहीं होता था तो टाइम रहते जल्दी जल्दी अपना पैसा निकाल लेते थे। अगर हम इंडिया की बात करें तो पेज इंडस्ट्रीज़ भी जोकी का ब्रांड इंडिया में लेकर आई थी और उसके भी ढेर सारे स्टोर इंडिया के अलग अलग लोकेशन में खुले थे और जोकी ब्रांड काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा था और हर साल कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स और ग्रोथ बढ़ा रही थी। इसीलिए उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता ही जा रहा था और ये रहा उस कंपनी का प्राइस चार्ट। यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिंपल है, यदि कंपनी अपनी सेल्स को ग्रो करती है तो लॉन्ग टर्म में उसके शेयर प्राइस भी ग्रो होंगे और इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, ये था हमारा थर्ड मेथड। अब हम आते हैं अगले फोर्थ और लास्ट मेथड पे, जो बताया है जॉन सी वोगल, जो कि आम आदमी के हीरो हैं, क्योंकि इन्होंने बाकी फंड मैनेजर के मुकाबले कॉमन पब्लिक के लिए सबसे ज़्यादा पैसे कमा के दिए। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे किया होगा इन्होंने। तो दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट दिया और इनका कहना था डोंट लुक फॉर द नीडल इन द हैस्टैग्स, जस्ट बाय द हैस्टैग्स। जिसका मतलब है कि घास के ढेर में सुई को ढूंढने से अच्छा है कि पूरे घास के ढेर को ही खरीद लिया जाए। इसका मतलब यह होता है कि एक एक कंपनी करके ढूंढना जिनका परफॉर्मेंस अच्छा हो और जो हाई ग्रोथ कंपनी हो, उससे अच्छा है कि क्यों ना हम अपने देश की टॉप कंपनी में ही पैसा लगा दें। अमेरिका के केस में S&P 500 यानी कि वहाँ की 500 टॉप कंपनियाँ और इंडिया के केस में निफ्टी 50 मतलब कि इंडिया की 50-50 कंपनियाँ, और एक बार इसमें इन्वेस्ट करने के बाद उसको 20 से 30 सालों तक देखा नहीं जाए। इससे हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से हम आराम से म्यूचुअल फंड को बीट कर सकते हैं। इनकी यह बात सुनकर बहुत सारे म्यूचुअल फंड डायरेक्टर्स गुस्सा हो गए और कहने लगे कि हम आराम से ऐसी कंपनियाँ ढूंढ सकते हैं जो कि इंडेक्स फंड को बीट कर सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बार वॉरेन बफेट ने प्रोटेजी पार्टनर्स म्यूचुअल फंड के साथ 10 साल की शर्त लगाई कि वो म्यूचुअल फंड को आराम से हरा देंगे और यही हुआ। इंडेक्स फंड ने ज़्यादा पैसे अर्न करके दिए हेज फंड के कंपैरिजन में और वॉरेन बफेट ने उस शर्त से जो पैसे कमाए थे उन्होंने सारा पैसा दान कर दिया। लेकिन इन फंड मैनेजर ने इतनी जल्दी हार नहीं मानी। इन्होंने कहा कि हम दोबारा से शर्त लगाना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि जब हम पिछली बार शर्त लगाए थे वो 2007 का माहौल था, उस समय बात कुछ और थी, लेकिन यदि हम इस बार शर्त लगाते हैं तो हम आसानी से जीत जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, ये दोबारा बैट हुई तो क्या इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड को बीट कर पाएगा या फिर म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, एक्चुअल में हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हमने इस वीडियो में बेंजामिन ग्राहम के फिलॉसफी के बारे में जाना कि उन्हें डूबती हुई कंपनी चाहिए, लेकिन इतने सस्ते प्राइस पर कि यदि इस कंपनी में आज ही ताला लगा दिया जाए और उसका सामान बेच दिया जाए तो उसके शेयर की प्राइस आपके बाइंग प्राइस से ज़्यादा हो। और इस फिलॉसफी को वॉरेन बफेट ने कई सालों तक यूज़ किया। उसके बाद चार्ली मंगर आए और उन्होंने वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी चेंज कर दी। चार्ली मंगर के मुताबिक हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि फ्यूचर में ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट कमा कर दे। अगर ऐसा होता है तो अपने आप ही शेयर के प्राइस इंक्रीज़ होंगे। उसके बाद हमने सीखा पीटर लिंच की फिलॉसफी के बारे में, जिन्होंने परसेंटेज के मामले में वॉरेन बफेट से भी ज़्यादा रिटर्न कमा कर दिया। और इन्होंने कहा कि कंपनी के बेसिक नंबर देख लो और नंबर्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, बल्कि उसकी स्टोरी में ध्यान लगाओ और एनालिसिस करो कि कंपनी आने वाले समय में किस तरीके से ग्रोथ कर सकती है, किस तरीके से अपनी सेल्स को बढ़ा सकती है और किस तरीके से कस्टमर बेस बना सकती है, उस कंपनी के कॉम्पिटिटर कैसे हैं, और उस कंपनी का क्वार्टरली रिपोर्ट देखते हुए अपनी स्टोरी और एनालिसिस को उसको देखो कि जो मैंने एनालाइज़ किया है वह सही जा रहा है या नहीं। और उसी क्वार्टरली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यदि वह सही जा रही है तो हमें उस कंपनी के और शेयर खरीदने होते हैं, और अगर नहीं जा रही है तो जल्दी से जल्दी हमारा पैसा निकाल लेना चाहिए। उसके बाद हमने सबसे लास्ट में जॉन सी वेगल की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी देखी। उन्होंने डायरेक्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कहा। उनका कहना था कि किसी आम आदमी द्वारा कंपनियों को ढूंढने में टाइम गंवाने से अच्छा है कि वह किसी ऐसे इंडेक्स फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दे जिसमें कि टॉप कंपनियां शामिल हो। इससे यह होगा कि लॉन्ग टर्म में अपने आप ही
इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए हुए पैसे ग्रो करेंगे और इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से यह फ़ायदा होता है कि इन्वेस्टर के पैसे उतनी जल्दी ग्रो होते हैं जितनी जल्दी उस देश की जीडीपी ग्रो होती है। इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों, तो आपको इनमें से किसकी फ़िलॉसफी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा यह भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ।